नमस्कार। आज के हम वीडियो में इस व्याख्यान सीरीज़ में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल ले रहे हैं और इस आर्टिकल को मैक्सवेल समीकरण के रूप में जाना जाता है। 1862 में मैक्सवेल ने विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के आधारभूत जो नियम हैं, फंडामेंटल लॉ, उनका प्रयोग किया और उन नियमों का प्रयोग करके 4 इक्वेशंस डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में निकाली हैं। मैक्सवेल ने जो नियम उपयोग में लिए वो गाउस का नियम चुंबकीय क्षेत्र के लिए, गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एम्पियर्स लॉ, और फिर मैक्सवेल ने बताया एम्पियर नियम की क्या विसंगति है और उस नियम को कंप्लीट बनाया और इस प्रकार से 4 समीकरण प्राप्त की है। हम सबसे पहले प्रथम समीकरण पर बात कर रहे हैं। प्रथम समीकरण को गाउस के नियम से निकाला गया है। गाउस का नियम हम सभी परिचित हैं कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है, अथवा हम कह सकते हैं कुल निर्गत विद्युत फ्लक्स 4πk³ के तुल्य होता है, k जहाँ पर 1/4πε0 होता है। और इस प्रकार से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है उसका मान हमें सरफेस इंटीग्रल E.dA के रूप में प्राप्त हो गया है। यदि बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश सतत रूप से वितरित है और चार्ज डेंसिटी यदि रो है तो हम Q को चार्ज डेंसिटी में लिख सकते हैं और इसका जो अर्थ होगा गणितीय रूप से, जो संबंध हमने प्रथम इकाई में भी किए थे, वो होता है Q = वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dB। रो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए Q के स्थान पर इस वॉल्यूम इंटीग्रल रो dB का हम प्रयोग कर सकते हैं। और रो dB का जब प्रयोग करेंगे तो हमें जो समीकरण या इक्वेशन जो प्राप्त होगी उसको मैंने तीसरे नंबर से लिखा है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड सरफेस इंटीग्रल है, राइट हैंड साइड वॉल्यूम इंटीग्रल है, और यह इक्वेशन है सरफेस इंटीग्रल EdA = 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो dB। यह प्रथम नियम का समाकलन रूप है। अब हम इस समीकरण को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने का प्रयास करने के लिए जो इक्वेशन थर्ड है उसके लेफ्ट हैंड साइड को हम गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के उपयोग करने से वॉल्यूम इंटीग्रल में लिख सकते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल में जो संबंध बनेगा वो क्या बनेगा, उसको मैंने समीकरण 4 में लिखा है। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार यह संबंध बनेगा सरफेस इंटीग्रल EdA = वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस E dB। तो यह संबंध का हम प्रयोग समीकरण 3 में कर सकते हैं और समीकरण 3 में इसका प्रयोग करने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होती है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ E - ρ/ε ऑफ dB = 0। इंटीग्रल 0 है, इसलिए इंटीग्रेंट अर्थात ये मान शून्य होना चाहिए, अर्थात डाइवर्जेंस E = ρ/ε। और हम जानते हैं कि E एप्सिलॉन का जो प्रोडक्ट है वह विस्थापन सदिश के रूप में दिया जाता है। और हम इस प्रकार से गाउस के विद्युत क्षेत्र के लिए इस समीकरण का प्रयोग करके प्रथम समीकरण का डिफरेंशियल फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। और प्रथम जो डिफरेंशियल फॉर्म हमें प्राप्त होती है वह फॉर्म है डाइवर्जेंस D = ρ। अब हम द्वितीय समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। द्वितीय जो समीकरण है मैक्सवेल की, यह समीकरण गाउस के नियम से ही प्राप्त की जाती है और यह समीकरण बंद पृष्ठ से निर्गत परिणामी चुंबकीय फ्लक्स के लिए है। और परिणामी चुंबकीय फ्लक्स अर्थात कुल बल रेखाओं की संख्या का जो मान है वह 0 के बराबर होता है, अर्थात परिणामी चुंबकीय फ्लक्स φB = 0 है। विद्युत फ्लक्स के समान हम चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से जो समीकरण लिख सकते हैं वह है φB = सरफेस इंटीग्रल B.dA। और इस समीकरण को, इस रिजल्ट को हमने इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया है।
अब हम गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं और समीकरण 2 जो हमें सरफेस इंटीग्रल में प्राप्त हुई है, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का प्रयोग करने पर हम इसे वॉल्यूम इंटीग्रल में लिख सकेंगे। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में जब हम लिखेंगे तो इस समीकरण का मान हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस बी ऑफ डी बी। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस बी डी बी इज इक्वल्स टू 0। यह जो फॉर्म है ये इंटीग्रल फॉर्म हो गई है और इस प्रकार हम जो मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है उसका डिफरेंशियल फॉर्म प्राप्त करते हैं। यह डिफरेंशियल फॉर्म आती है डाइवर्जेंस बी इज इक्वल्स टू 0। जो समीकरण 6 हमको प्राप्त हुई है, हम इस समीकरण को मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण रूप कहते हैं। समीकरण 6 डाइवर्जेंस बी इज इक्वल्स टू 0 यह उसका अवकलन रूप कहलाती है। आपको यूनिट 1 का ध्यान होगा जहां हमने डाइवर्जेंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस की थी। वहां पर हमने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस बी 0 है और डाइवर्जेंस बी 0 होने के भौतिकीय सार्थकता क्या है। वहां पर हमने इस बात को विस्तृत रूप से विवेचना की है। अब हम मैक्सवेल के तृतीय समीकरण पर आते हैं। मैक्सवेल का जो तृतीय समीकरण है यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से निकाला गया है और फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो नियम है उस नियम के अनुसार परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अर्थात जब कभी किसी विद्युत पर बंद परिपथ में कोई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ होता है, तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। आपको ध्यान होगा कि इसकी जो दिशा है वो है जिस प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई है उसका विरोध करती है और इसकी जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को हमें लेंज के नियम से प्राप्त हुई थी। इसलिए हम लिखते हैं E इजिकल्स टू माइनस डी बी बाई टी टी। सो E इजिकल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। यह नेगेटिव चिन्ह है जो नेगेटिव चिन्ह बताता है फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा चुंबकीय फ्लक्स की जो दिशा है उसका विरोध करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल आप जानते हैं किसी भी बंद पथ में एकांक धनावेश को घुमाने में जो कार्य किया जाता है वह किया गया कार्य प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इसलिए हम लिखते हैं E इजिकल्स टू क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस अर्थात 5E इजिकल्स टू सरफेस इंटीग्रल बी डी ए। अतः हम फाई का मान और ई का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर हमें जो इक्वेशंस के फॉर्म प्राप्त होते हैं उस फॉर्म को मैंने समीकरण 4 से दिखाया है। उसका लेफ्ट हैंड साइड क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल है ई डॉट डी एस से, जबकि राइट हैंड साइड माइनस डी डी टी ऑफ सरफेस इंटीग्रल बी डी ए है। हम इस लेफ्ट हैंड साइड को जो क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल है इसको स्टोक्स प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिएगा t तथा a स्वतंत्र चर राशियाँ होने के कारण समाकल और अवकलन संकारकों को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यह मैक्सवेल का समाकलन रूप है जिसे मैंने समीकरण 5 में दिखाया है। अब आप स्टोक्स का जो कर्ल का प्रमेय है स्टोक थ्योरम उसका प्रयोग करें और स्टोक्स प्रमेय का प्रयोग करने पर आपको ध्यान आ गया होगा कि हम क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं। अर्थात स्टोक थ्योरम के अनुसार क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ई डॉट डी ए होगा। अतः हम इक्वेशन 5 में कर्ल क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस का मान रख सकते हैं। जब ये मान हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है वह समीकरण है कर्ल ऑफ ई इजिकल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। यह जो समीकरण हमें मिली है यह समीकरण मैक्सवेल की तृतीय समीकरण है और मैक्सवेल की तृतीय समीकरण का यह अवकलन रूप है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बी का टी के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन को चुंबकीय क्षेत्र से संबंध स्थापित करता है। अर्थात यह संबंध विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में संबंध स्थापित करता है। कल हम चतुर्थ समीकरण का ड्राइव करेंगे, साथ ही हम
विस्थापन धारा के गुणों को भी जानेंगे। धन्यवाद।